जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। नहीं रहे अजीत पवार। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई और बारामती में उनका प्लेन हादसे का शिकार हो गया जब वो एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था और हादसे के बाद विमान कई टुकड़ों में बढ़ गए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें आग लग गई थी और डीजीसीए के मुताबिक विमान में अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे। हादसे में किसी के भी बचने की खबर नहीं है और अब तक जो जानकारी साफ हुई है उसके आधार पर पवार यानी कि शरद पवार मुंबई से रवाना हो चुके हैं। लेकिन सुबह की अगर घटना की बात की जाए तो अजीत पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से बारामती के लिए रवाना हुए थे। यहां पर पंचायत चुनाव के लिए बताया जा रहा है कि जनसभाओं को संबोधित करना था, उसी के लिए वहां अपने साथियों के साथ रवाना हुए थे। लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन हादसे का शिकार हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को आज संबोधित करने जा रहे थे। शरद पवार, सुप्रिया सुले दिल्ली में मौजूद थे और हादसे की जानकारी मिलते ही वो पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए निकल गए। अजीत पवार कहा जा रहा है शरद पवार मुंबई में है और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। दोनों अब वहां रवाना हो चुके। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से धुआं यहाँ उठ रहा था और प्लेन में आग लगी थी, उसके बाद पहले ही यह संभावना थी कि शायद ऐसे हादसे जब होते हैं तो कोई बच नहीं पाता है। कुछ देर बाद डीजीसीए ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि 5 लोग सवार थे और 5 लोगों का निधन हो चुका है और परिवार के बाकी लोग मुंबई आवास के लिए जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो लोग हैं वो रवाना हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे भी बारामती जा रहे हैं। तो हमारे न्यूज़ डायरेक्टर दीपक चौरसिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी ये क्षति भी महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद खबर है और आने वाले वक्त में या जो बीता चुनाव है, जिस तरीके से हलचल दिखाई दे रही थी, अजीत पवार का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जिसको दादा के तौर पर पुकारा जा रहा था, शरद पवार के बाद सबसे पावरफुल नेता के तौर पर एनसीपी में चाहे दोनों धड़ों को मिला दिया जाए तो भी इनकी पहचान हुआ करती थी और ये अचानक से यह हादसा, ये दुखद खबर, ये महाराष्ट्र की राजनीति को कितना बड़ा झटका दे गया? बहुत बड़ा झटका दे गया है क्योंकि पवार परिवार के लिए अजीत पवार एक चट्टान की तरह थे। शरद पवार की जितनी भी राजनीतिक जर्नी थी उसमें अजीत पवार का एक बहुत बड़ा योगदान था। शरद पवार दिल्ली की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति पर तो पकड़ रखते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं पर असली पकड़ रखने का काम अजीत दादा पवार किया करते थे। कार्यकर्ताओं के तौर पर वह अजीत दादा के नाम से लोकप्रिय थे। लोग यही कहते थे दादा से मिलने जा रहे हैं और जब वो दादा से मिलने जाते थे तो उनके पूरे संकट का, उनकी पूरी समस्याओं का, उनकी जो दिक्कतें थी उनका निवारण हो जाता था। अजीत पवार उन लोगों में से थे जिनके लिए अपने शब्द का मान रखना बेहद महत्वपूर्ण था। अजीत पवार एक वर्कोहोलिक थे, 24/7 राजनीति किया करते थे और ऐसे राजनीतिज्ञ आज के तौर पर जो है अपोजिशन पार्टीज के अंदर या ये कहें सत्ताधारी पार्टी के अंदर बिरले देखने को मिलते हैं जो 24/7 की राजनीति करते हैं। अजीत पवार के बारे में कहा जाता था कि वो सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे किसी भी वक्त अपने सेक्रेटरीज की मीटिंग बुला लिया करते थे और लोगों की समस्याओं का निवारण किया करते थे। सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव अजीत पवार को हासिल था और आपको पता है अजीत पवार ने हाल ही के दिनों में फ्लिप फ्लॉप भी किए थे। अजीत पवार ने अपने चाचा को छोड़ दिया था और वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है नई महायुति की सरकार के अंदर शामिल हो गए थे और ये महायुति की जो सरकार थी इसमें अजीत पवार जब शामिल हुए थे तो शरद पवार से उनका मनमुटाव भी हुआ। अजीत पवार ने ये बात कही थी कि शरद पवार अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी को सौंपना चाहते हैं, मुझे नहीं, और इस बात को लेकर वो दुखी थे। उनका कहना था कि अगर वो शरद पवार के घर में पैदा हुए होते तो शायद उनके साथ इस तरह का मनमुटाव नहीं होता। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी, इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी शरद पवार घर के अंदर एकजुटता थी, एकजुटता देखी जा सकती थी। हाल ही के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, उन लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपने देखा कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। बाकी जगह उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। हालांकि उनको आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इस अलायंस के बाद ये देखा जा रहा था, इस अलायंस के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर से साथ आ जाएं। और ये बात दिखाती है संजय, ये बात बताती है कि अजीत पवार शरद पवार की लाइफ के अंदर कितने महत्वपूर्ण थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब शरद पवार ने फॉरेन ओरिजिन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, उसमें उस वक्त उनके साथ तारिक अनवर और पीए संगमा थे। तब अजीत पवार ही थे जिन्होंने कहा था कि आप अपनी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बनाइए, हम सरकार बनाएंगे। तो अजीत पवार शरद पवार के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे।
हाल ही में वो भले से शरद पवार से अलग हुए हों, मनमुटाव उनके अंदर हुआ हो, लेकिन ये दिल के बीच का मुटाव नहीं था, ये मनमुटाव दिल नहीं के था। बीच के मनमुटाव नहीं हम्म। था। और इसीलिए दोनों ने जो है हाल ही के लोकल बॉडी इलेक्शन साथ लड़े थे और एक बार फिर से उन दोनों के साथ आने की अटकलें हो रही थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और इसी के चलते जो है आज एक प्लेन एक्सीडेंट में, एक प्लेन क्रैश में अजीत दादा पवार का निधन हो जाता है और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ये महाराष्ट्र की राजनीति को एक शून्य में भर देगा कुछ समय के लिए, अगर ये कहा जाए संजय तो गलत नहीं होगा। हम्म। अच्छा, मौजूदा वक्त की शरद पवार तो दिग्गज थे ही, लेकिन अजीत पवार कहा जाता है कि मौजूदा वक्त की राजनीति की समझ रखते थे। वो जानते थे कि धारा किधर बहती दिखाई दे रही है। चाचा भतीजे के बीच की दूरियां कम होती दिखाई दे रही थी। आने वाले वक्त में सुगबुगाड़ थी कि कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है कि किसी नेता को इस तरीके से सम्मान मिलता है कि पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ताधारी हो और जो धुर विरोधी हो, सबकी तरफ से इस मौके पर दुख प्रकट किया जा रहा है। और उनके साथ जो उनका व्यवहार था या फिर उनके साथ जो समय बिताया गया था या राजनीतिक उठापटक के बीच में भी उनके कुचल क्षेम को लेकर जो बातें होती थी, उनको लोग याद कर रहे हैं। वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं को मैंने देखा, उधर शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेताओं की तरफ से रिएक्शन उसी तरीके से। देखिए संजय, वो सभी के साथ काम कर चुके थे और सभी के साथ अपना कुछ ना कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप राजनीति के अंदर होते हैं तो आपको 10 तरह के काम पड़ते हैं और 10 तरह के काम जो पड़ते हैं वो आपको नेताओं से पड़ते हैं, मंत्रियों से पड़ते हम्म। हैं। तो इस पोजीशन पर अजीत पवार लंबे समय तक रहे हैं। वो शिवसेना यूबीटी के साथ भी काम कर चुके हैं, इसलिए अरविंद सावंत भी कहते हैं कि उनके पास कोई काम लेके चले जाओ तो अजीत पवार के मुंह से ना शब्द नहीं निकलता है। हाँ, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतें लोगों को समझा देते थे, लेकिन न अजीत पवार के मुंह से नहीं निकलता था। दूसरी तरफ आप एकनाथ शिंदे को देख लें, वो भी कह रहे हैं कि मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ बारामती जा रहा हूं। तो अजीत पवार ने हर किसी के साथ काम किया था, इसीलिए हर किसी के साथ कोई ना कोई व्यक्तिगत अनुभव अजीत पवार का है। और वैसे भी दुख के हम्म। समय में पॉलिटिकल पार्टीज और सभी लोग एकजुट होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वही है जो अजीत पवार की पॉलिटिक्स को दर्शाता है। ये वही है जो अजीत पवार के राजनीतिक कद को दर्शाता है कि वो राजनीति में अजात शत्रु तो नहीं थे, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में बेहद कम लोग ही अजीत पवार जैसी शख्सियत के शत्रु होंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसको भी समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अजीत पवार की शख्सियत कैसी थी, अजीत पवार किस तरह के राजनेता थे। अजीत पवार को अजीत दादा पवार के नाम से या दादा के नाम से जाना जाता था और ये दादा का नाम बहुत प्यार से उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिया था। और दादा हम्म। यानी बड़ा भाई और इस दादा यानी बड़े भाई की जो कमी थी वो किसी की लाइफ में वो पूरी करते थे। तो मेरे ख्याल से अजीत पवार एक 24/7 एक 100% पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, एक पॉलिटिशियन थे और उनकी यही उनकी जो कला थी वो उनको औरों से संजय अलग बनाती थी। बिल्कुल सही। और कहा यह भी जाता है कि शरद पवार की छवि अब धीरे धीरे उनके अंदर निखर कर आ रही थी। जैसे वो सभी को साथ लेते थे, अजीत पवार भी सभी को साथ लेते थे। सर, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ सुभाष शिर्के साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र के दिग्गज पत्रकारिता के तौर पर पहचाने जाते हैं। शिर्के साहब, जाहिर सी बात है कि आज ये दिन शायद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अजीत पवार जितने सक्रिय थे, जितने एक्टिव थे और जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करते थे पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर और महाराष्ट्र की राजनीति को, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। संजय जी, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि अजीत पवार जैसे नेता एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हजारों कार्यकर्ताओं की जिंदगी बनाते हैं। सरकारी पद देकर, पॉलिटिकल पद देकर उनकी जिंदगी बनती है और लाखों कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए होते हैं। और ये जो कार्यकर्ता है वो खुद को आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। अजीत पवार का अचानक से राजनीतिक पर्दे से हटना, ये उनके लिए अभी भी अविश्वसनीय घटना जैसी लग रही है। लोग अभी भी एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं क्या घटना सही है, गलत है। तो अजीत पवार जैसे नेता जो है वो कई लाखों जिंदगियों को मदद करने वाले होते हैं। और ये लोग जब चले जाते हैं तो लोग जो है वो खुद को अनाथ महसूस करते होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि
पूरी तरह से महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एनसीपी का जो पूरा गुट है, वो गुट अजित पवार के जाने के बाद एकदम सा अलग खुद को महसूस कर रहा होगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में पूरी तरह से ध्रुवीकरण होगा। महाराष्ट्र में जो अजित पवार की पार्टी है, वो अजित पवार की पार्टी एक तो कांग्रेस या फिर बीजेपी में बढ़ जाएगी, ये अभी मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का हिस्सा अजित पवार थे, मराठा पॉलिटिक्स का हिस्सा जो थे, वो मराठा पॉलिटिक्स शुगर इंडस्ट्री से काफी बंधी हुई है, और शुगर इंडस्ट्री जो है वो उसको सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और ऐसे में बीजेपी के पास जाना लोग ज्यादा पसंद करेंगे, वो उनके पार्टी के नेता। नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। शिर्के साहब, मुझे याद है जिस वक्त चाचा भतीजे में ये दरार पैदा हुई थी और हम आप साथ में ही थे, उस दौरान की परिस्थितियां, लेकिन अजीत पवार को लेकर अनुमान नहीं था कि उस तरीके से पार्टी को वो डिवाइड करने के बाद भी मजबूत हो जाएंगे और सरकार के साथ जाकर इतने बड़े रोल में फिट बैठ जाएंगे। अब सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसे परिस्थितियों में परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। आपने बहुत करीब से इस परिवार को भी कवर किया है। इस हालात में शरद पवार की मनोस्थिति क्या होगी? और सुप्रिया शुक्ला की अगर बात करें तो ठीक है, पार्टी को लेकर मनमुटाव जरूर हुआ था, लेकिन भाई और बहन के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा बॉन्डिंग के तौर पर था। इस वक्त परिवार के भीतर क्या हलचल है और कब कौन कहां पहुंच रहा है इस वक्त? देखिए, पवार साहब और सुप्रिया सुले, इनके ऊपर तो यानी इनके लिए तो ये विश्वास न रखने वाली बात है, क्योंकि राजनीतिक भूमिकाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो फैमिली थी वो अंदर से वो इकट्ठी थी, और यही कारण था कि ये जो फैमिली थी वो पूरी तरह से एकजुट थी। जो त्योहार होते हैं उसमें ये सारे एक साथ आते थे, जो भी फैमिली फंक्शन होता है उसमें ये एक साथ आते थे, और इसमें आपस में मेलजोल भी काफी अच्छी तरह से था। हालांकि अजित पवार पॉलिटिकली अलग हो गए थे, लेकिन फैमिली बिल्कुल अलग नहीं हुई थी। तो इसलिए परिवार का एक सदस्य और परिवार का एक बड़ा सदस्य अब चला जाना जो एक आघात करता है फैमिली पर, वैसी सिचुएशन आज पवार फैमिली महसूस कर रही है। और सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ये दिल्ली में थे, वो बारामती के लिए निकल गए हैं, और बाकी जो नेता है, वो सारे जो नेता वो अभी बारामती की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे अचानक से पर्दे पे गायब हो गए थे, उनकी भी अचानक हादसे में मृत्यु हुई थी, उस तरह का ही माहौल आज महाराष्ट्र पूरी तरह से देख रहा है। और यही कारण है कि आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि अजित पवार जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनके संबंध अच्छे थे, कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे थे, प्रशासन पर उनकी पकड़ थी, सुबह 5:30 बजे से काम शुरू करते थे। अपॉइंटमेंट, मुझे कई बार उन्होंने सुबह 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे कार्यकर्ता ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, और प्रशासन के अधिकारी उनको कोई भी झूठ बोलने की कोशिश करे तो तुरंत वो पकड़ में आते थे। तो ये ऐसी नेता जो है, जिसके कारण महाराष्ट्र में मैं आपको संजय जी वातावरण कार्यक्रम ये बताता हूँ कि ये जब कोविड का मुद्दा था, तो कोविड के मुद्दे में सिर्फ अजित पवार इनकी गाड़ी जो है वो सुबह 9 बजे मंत्रालय में आती थी, और वो देर रात शाम तक यहाँ पर काम करते थे। ये हमने देखा है कि पूरा जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चालू रखने का जिम्मा अजित पवार ने अपने ऊपर उठाया था। और उस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे घर से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अजित पवार बाकायदा मंत्रालय से आते थे, और पूरा जो उनके कारण जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से वहां पे महाराष्ट्र में काम कर रहा है। तो ऐसे नेता जो कुछ भी हो लेकिन जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व मानते हैं, ऐसा नेता अचानक से चले जाना बहुत ही गहरी। बिल्कुल सही आपने कहा, नेता वही होता है जो जनता के बीच रहे। अजीत पवार इस बात को समझते थे, और सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या। दीपक जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, दीपक चौरसिया जी। दीपक सर, अभी कुछ देर पहले जब ये तस्वीरें सामने आई थी, जब वो कार्यकर्ताओं को पता चला, जो घटना स्थल है वहां पर पहुंचे, रो रहे थे, और रोना ऐसे जैसे बिलखने जैसा है। दादा का जो तमगा उनको मिला था या सम्मान मिला था, इसके अलावा अजीत पवार
कहा जाता था कि जनता के नेता के तौर पर भी अब धीरे धीरे उनकी एक मजबूत छवि बनती दिखाई दे रही थी। आने वाले वक्त में अब क्या होता पार्टी के भीतर, या दोनों पार्टियां एक हो जाती, ये भी संभावना अजीत पवार की वजह से ही संभावना बलवती होती दिखाई दे रही थी। लेकिन दिलचस्प है कि कार्यकर्ताओं के भीतर वो सम्मान कमा पाना बहुत बिरले नेताओं के अंदर होता है कि उनके किसी भी दुख की वजह से कोई रो दे, अपने आप को भूल जाए, उनके लिए छटपटाहट के तौर पर वहां से भागा भागा